फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। जो फीमेल के अंदर अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं देखिए। गर्भाशय होता है, गर्भाशय अंतःस्तर होता है, योनि होती है, गर्भाशय गुहा होती है, अंडवाहिनी होती है, फंडिस भाग होता है, अंडाणु होते हैं ये देखिए, अंडाशय होते हैं, गर्भाशय और ग्रीवा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक जोड़ी तो इसके अंदर जो है अंडाशय पाया जाता है। ये अंडाशय एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी जिसका मतलब दो। ठीक है, इनको ओवरीज बोलते हैं। एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है जिनको ओविडक्ट बोलते हैं। अंडवाहिनियां वाहिनियां मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वाहिनियों का कार्य होता है आगे उनको पहुंचाना। फिर गर्भाशय की बात करें तो यूट्रस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, योनि वर्जिना बोलते हैं इंग्लिश में, और बाह्य जननांग जो इसमें मदद करते हैं। सबसे पहले फिर इसके बाद में 6 आता है सहायक ग्रंथियां, जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके द्वारा। अब आप देखिए अंडाशय, तो पहला अंग आता है इसके अंदर अंडाशय। तो अंडाशय जो होता है वो प्राथमिक जननांग होता है। प्राथमिक और द्वितीयक जो है अलग होते हैं। प्राथमिक देखिए इसका क्या कार्य है। अंडाशय जो होता है उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाशय हो गए और इसके अंदर ये अंडाणु जो है, ये अंडाणु आपको दिखा होगा, अंडाणु उसके अंदर। सेकंड आता है इसमें मादा लैंगिक हार्मोन का स्रावन करना। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था नर के अंदर हार्मोन होते हैं, वैसे ही मादा के अंदर भी हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका भी कार्य होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्थिति की बात करें कि कहाँ पर स्थिति इसकी क्या होती है, तो ये देखिए किडनी के पास जो वृक्क होते हैं हमारे शरीर में, किडनियां, उनके पास उदरीय गुहाएं मतलब पेट के यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होती है बिल्कुल। और ये श्रोणि भित्ति व गर्भाशय से स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। श्रोणि भित्ति और जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय देखिए गुहा, ये गर्भाशय इसकी संरचना है। तो इसमें स्नायु होता है, स्नायु उसी के द्वारा ये जुड़ी होती है। इसकी जो साइज की अगर आप बात करोगे तो लेंथ में बता रहा हूँ मैं, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। बात करेंगे हम इसकी संरचना की, तो देखिए संरचना की अगर आप बात करेंगे तो इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। जो अंडाशय होता है, अंडाशय को जनन उपकला घेरे रहती है। जनन उपकला जो होती है इसको घेरे हुए रहती है, इसको अंडाशय को अच्छे से। और इस उपकला के भीतर ओवेरियन स्ट्रोम उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये एक संरचना होती है जिसके 2 भाग होते हैं देखिए, परिधीय भाग और भीतरी मेडुला। अब देखिए ये जो मैंने आपको बात बताई है, मैं आपको इस डायग्राम के अंदर समझाऊंगा। तो क्या होता है इसमें देखिए, जो मादा के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो महीने की चलती है, उसमें क्या होता है कि 5वें दिन से और 14वें दिन, मतलब 9 दिन हो गए, 5 से और 14, इसके बीच में जो है अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखिए फर्स्ट में जो चलता है, इसके बाद में ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जाके ये पूरा परिपक्व हो जाता है। और फिर ये इसको जो कवच होता है इसको तोड़ के बाहर आ जाता है। तो ये प्राइमरी फिजन हो गया, सेकेंडरी, ये टर्शरी, और ये जो मेन फिजन हो जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वाला भाग तो होता है ये वाला भाग। ठीक है, और जो भीतरी भाग होता है मेडुला, ये मेडुला इसके अंदर का भाग, ये वाला। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी संरचना होती है, किस तरीके से अंडाणु का निर्माण होता है मैंने आपको इसमें बताया। अब इसके बाद में हम इसके आगे जो है अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, गर्भाशय और योनि। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले अंडवाहिनी क्या होती है। देखिए आगे देखिए, इसके अंगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या अंग क्या काम करते हैं और क्या इनकी संरचनाएं होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए यह जो अंडवाहिनी होती है एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग होता है, लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग। ये देखिए अंडवाहिनी लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है, जो कि गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है, एक इधर और एक इधर। गर्भाशय है जिसके दोनों ओर ये स्थित है। ये देखिए नलियां अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। जो ये नलियां होती है ये अंडाशय हो गए, अंडाशय से, और ये जो अंडाणु है इनको गर्भाशय तक काम कर देती है, पहुंचा देती है। ये देखिए अंडाशय से ये अंडाणु इनको गर्भाशय में पहुंचाना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है,
इनकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना इसका कार्य होता है। जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, जो वर्क होता है फर्टिलाइजेशन पर, वो उसके लिए ये जो अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है, ठीक है, उसमें सहायता करती है। सेकंड आता है इसमें गर्भाशय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। तो गर्भाशय क्या होता है? जिसमें भ्रूण का रोपण होता है। तो ये जो गर्भाशय होता है, उदर के नीचे मूत्र थैली या मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग होता है। खोखले का मतलब होता है ये खाली होता है, इसीलिए इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो उदर के नीचे मतलब पेट जो होता है, यहाँ उसमें मूत्र की थैली होती है नीचे पेट के, और मलाशय जो होता है जहाँ पर मल इकट्ठा होता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसके जो मध्य में स्थित होता है ये, और खोखला मांसल अंग होता है जहाँ पर दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर थैलीनुमा संरचना बनाती है। ये देखिए गर्भाशय में आपको बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर और एक संरचना बनाती है। तो देखिए इसका जो चौड़ा भाग होता है वो ऊपर और सकरा भाग नीचे गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये देखिए चौड़ा भाग तो ऊपर है और सकरा भाग नीचे योनि में खुल गया, ग्रीवा के द्वारा ये ग्रीवा हो गई या योनि में खुल जाता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं नोट्स के रूप में, आप इनके नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास करता है। शुक्राणु जो होते हैं वो इससे मिलते हैं और गर्भाशय में रोपण होता है भ्रूण का, वहां मिलकर दोनों नए निषेचित अंड का निर्माण करते हैं। प्लेसेंटा का निर्माण जो होता है वो भी गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा क्या होती है? भ्रूण और माता के बीच की जो योजक कड़ी उनको जोड़ने वाली जो अवस्था होती है उससे हम प्लेसेंटा कहते हैं। उसके बाद में आता है योनि। योनि को बोलते हैं वैक्सीना। वैक्सीना क्या होता है? देखिए मूत्राशय में मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी, मूत्राशय और मलाशय दोनों के मध्य में स्थित होती है और 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और मैथुन कक्ष के तौर पर ये कार्यरत होती है। मैथुन का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, मैथुन जो होता है क्रिया वो नर और मादा के बीच में होती है। मैंने आपको नर जनन तंत्र पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें जो नर का जो जनन अंग होता है वो मादा की योनि में प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है। नर और मादा के बीच में ये प्रक्रिया होती है और जो नर होता है वो अपने शुक्राणु मादा की योनि में छोड़ देता है, तब जाकर वो अंडाणु से मिलते हैं और वो गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, ठीक है। तो जो मैथुन की प्रक्रिया होती है नर और मादा के बीच में होती है और नर और मादा के अंदर मादा की योनि और नर का शिश्न जो होता है वो दोनों मिलते हैं और शुक्राणु मादा की योनि में होते हुए अंदर चले जाता है। तो देखिए यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्राव व प्रसव मार्ग के तौर पर भी कार्य करता है। रजोधर्म स्राव जो होती है मेस्ट्रस साइकिल होती है, मेस्ट्रस फ्लो होता है। रजोधर्म स्राव जब मादा को शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं तो जो वो अंडे होते हैं वो फूटकर और उनके शरीर से बाहर निकलते हैं। 1 माह की प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। तो 3 या 4 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है जिसके अंदर जो है पूरी तरीके से मादा के जो अंडाणु होते हैं शुक्राणु नहीं मिलने पर शरीर से बाहर निकलते हैं, इसे रजोधर्म स्राव कहते हैं। तो वो भी इसी मार्ग से होता है, ठीक है। और दूसरा प्रसव मार्ग के तौर पर भी कार्य करता है। जब बच्चा तैयार हो जाता है पूरा 9 महीने का, तो जो डिलीवरी होती है उस टाइम जो प्रसव मार्ग होता है, प्रसव मार्ग का मतलब जहाँ से बच्चा बाहर आता है, वो भी ये होती है, ठीक है। योनि, योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो कि दही में होता है, आपको पता है, जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जिसके कारण योनि का वातावरण अम्लीय होता है। योनि जो होती है ये अंग, ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु से भरपूर होता है और इसमें लैक्टिक अम्ल होता है जिसके कारण यहाँ का वातावरण कैसा होता है? अम्लीय होता है। और अम्लीय वातावरण होने के कारण जो है इसमें ये बताया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि भ्रूण का रोपण किस प्रकार से किया जाता है। हाँ जी, हम आगे देखेंगे कि मनुष्य में प्रजनन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी इसकी अवस्थाएं होती है कि मनुष्य में प्रजनन होता है। देखिए 4 अवस्थाएं मनुष्य के अंदर होती है, वैसे ये बहुत डिटेल में होती है पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया आपकी हेल्प कर सकता है। तो देखिए समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मक जनन की।
गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का जनन कैसे होता है, कैसे युग्मक बनते हैं और कैसे इनका कार्य होता है। तो देखिए वृषण तथा अंडाशय, वृषण तथा अंडाशय आपने पहले स्ट्रक्चर में देखा, वृषण जो होता है वो तो नर में पाया जाता है और अंडाशय जो होता है ये मादा में पाया जाता है। वृषण में जो होते हैं मैंने आपको बताया था शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद में वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की विधि को युग्मक जनन कहते हैं। जो वृषण में शुक्राणु के निर्माण होते हैं और अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है युग्मक जनन कहलाती है। अब देखिए नर के वृषण में शुक्राणु की जो निर्माण होता है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं शुक्रजनन, और मादा जो होती है उसके अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं अंडजनन। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया की अगर परिभाषा बताएंगे तो उसे शुक्राणु जनन या शुक्रजनन कहते हैं और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी। तो देखिए पॉइंट नंबर बी में अगर आप बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं निषेचन, और निषेचन होता है इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, निषेचन किसे कहते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, बस शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, फिर आगे परिभाषा ऑटोमेटिक खुद बना दोगे। तो देखिए मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं तथा मिलकर युग्मनज बनाते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो देखिए मादा में उपस्थित अंडाणु जो मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आते हैं। मैथुन होता है, मैंने बताया था आपको, मैथुन की प्रक्रिया नर और मादा के बीच होती है। नर का शिश्न और मादा की योनि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जो नर होता है वो शुक्राणु मादा की योनि में छोड़ देता है, वो अंडाणु से जाकर मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट, जायगोट बोलते हैं उसको। और जायगोट बनने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 होता है विदलन तथा भ्रूण का रोपण। विदलन का मतलब टूटना, कैलवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है भ्रूण का रोपण, कि भ्रूण का रोपण कैसे किया जाता है, कैसे वो आगे उसकी प्रोसेस होती है। देखिए तो युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा कोरक यानी ब्लास्टुला, इंग्लिश में ब्लास्टुला बोलते हैं, कोरक एक संरचना होती है। ठीक है, तो जो जायगोट होता है ये समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन से कोरक नामक संरचना का निर्माण होता है। कोरक के गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित होने की प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। मैंने आपको यहाँ जो संरचना थी ये उसकी गर्भाशय की वो बताई थी, उसमें अंत स्तर था गर्भाशय का, वहां जाकर ये कोरक जो होता है वो स्थापित हो जाता है और ये जो स्थापित होता है यही क्या कहलाता है, भ्रूण का रोपण। जिस प्रकार से आपको पता है कि हम जमीन में बीज जो होता है उसको गाड़ देते हैं, ठीक है, वो कहलाता है हमारे पौधे का रोपण। फिर बाद में उसको हम पोषक तत्व वगैरह जो है सब मिलते रहते हैं उससे और वो बड़ा होकर और हमें फल देता है, उसी प्रकार ये रोपण कहलाता है। फिर अब देखिए फोर्थ नंबर कहलाता है प्रसव। ठीक है, डिलीवरी, सिंपल सा बोलते हैं उसको डिलीवरी। ठीक है, अब आगे देखिए भ्रूण का रोपण, अकाउचमेंट डिलीवरी कहलाती है। ठीक है, भ्रूण का रोपण उसके बाद में विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर ये भ्रूण गुजरता है। जब भ्रूण जो है अच्छे से रोपित हो जाता है, उसका रोपण हो जाता है, तो फिर रोपण होने के बाद उसे बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व विटामिन वगैरह जो भी मादा के द्वारा दिए जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो पेट के अंदर की प्रोसेस होती है गर्भाशय में। तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और आपको पता है कि मनुष्य में ये जो चक्र होता है वो 9 महीने का होता है। 9 महीने तक उसे पूर्ण पोषण प्राप्त हो जाता है और बच्चा जो होता है वो विकसित हो जाता है। उसके बाद देखिए गर्भस्थ जो शिशु होता है उसका विकास पूरा होने पर बच्चा जन्म लेता है और ये बच्चा जो जन्म लेता है इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। एक मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा पेट के अंदर रहता है, जब तक वो बाहर नहीं आता, वो पेट के अंदर रहता है, तब तक उसे हम कहते हैं भ्रूण, और उसके जन्म लेने के बाद जो वो कहलाता है शिशु या बच्चा।